आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में मैकियावेली के बारे में चर्चा करेंगे। निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली के नगर फ्लोरेंस में सन 1469 ईस्वी में प्राचीन टस्कर वंश से संबंधित एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता वकील और तत्कालीन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विश्वास करने में गौरव अनुभव करते थे। पुत्र भी पिता के ही पद चिन्हों पर चला। अभाग्यवश वह पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, अतः उसने सरकारी पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1490 ईस्वी में उसे एक साधारण प्रशासकीय पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अपनी राजनीतिक सूझबूझ, प्रतिभा और कार्य क्षमता के कारण वह विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य करता रहा। डिप्लोमेटिक मिशन में उसे लगभग 24 बार फ्रांस, रोम और बर्लिन के राज दरबारों में जाना पड़ा, जहां उसे पर्याप्त यश और धन अर्जित किया। मैकियावेली ने सन 1498 और 1512 ईस्वी तक फ्लोरेंस की काउंसिल ऑफ 10 के सचिव पद पर कार्य किया। इसी मध्य उसके भाग ने पलटा खाया। रेवेना की लड़ाई में स्पेन के मुकाबले 1509 में फ्रांस की हार हुई। इसकी भीषण प्रतिक्रिया फ्लोरेंस में हुई। स्पेन के समर्थकों ने, जो फ्लोरेंस में सत्तारूढ़ हुए, मैकियावेली को अन्य व्यक्तियों के साथ देश से निकाल दिया। उसका जीवन निर्वासित अवस्था में गरीबों तथा जंगली लोगों के मध्य अध्ययन करते हुए व्यतीत हुआ। अपने ग्रामीण आवास सेन के सियोनों में उसने अनेक विद्वानों का साहित्य पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक मनोविश्लेषण भी किया और इसी समय उसने ग्रंथ की रचना भी की। उसके विद्रोहियों ने राजद्रोह के अभियोग में उसे कारागार का दंड भी दिया। नए लॉरेंज के शासनकाल में उसने आशा की कि खोया हुआ स्थान उसे फिर से मिलेगा, लेकिन यह आशा स्वप्न सिद्ध हुई। केवल नाम मात्र के वेतन पर उसने फ्लोरेंस का इतिहास लिखने का काम मिला। अपने शेष जीवन काल में मैकियावेली ने अपना समय लेखन कार्य में ही व्यतीत किया। उसके सभी ग्रंथ इसी काल में ही लिखे गए। इस समय इटली की दशा में भी बहुत अस्थिर और असंगठित थी। सन 1527 में नए संगठित इटली का स्वप्न लिए ही ये असाधारण व्यक्ति की भांति मैकियावेली का ध्येयवसान हो गया। मैकियावेली के पूर्व के मध्यकालीन विचारकों की अध्ययन पद्धति धर्म से प्रभावित थी। मैकियावेली ने इस प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप उसके दर्शन में जटिलताएं नहीं आ सकी और उसके पूर्ववर्ती विचारकों में थी। मैकियावेली को पोप और सम्राट के संबंधों की समस्या से कोई लगाव न था, इसलिए उसकी रचनाओं में मध्यकालीन पादरियों और दार्शनिकों का, दो तलवारों के सिद्धांत का, कैनन लॉ का और इसी प्रकार की अन्य विषय सामग्री का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मैकियावेली ने पूरी तरह वैज्ञानिक तटस्थता की नीति अपनाते हुए अपनी समकालीन परिस्थितियों का बड़े ध्यान से अध्ययन किया, अपने युग की समस्याओं को समझा और फिर अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया। इस तरह से उसने अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। दूसरे शब्दों में उसने अनुभूति प्रधान एम्पिरिकल तथा ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। अरस्तु के बाद राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में इस पद्धति को अपनाने वाला वह प्रथम विचारक था। इतिहास और तर्क का सहारा लेते हुए उसने तत्कालीन धर्म शक्ति को एक गंभीर चुनौती दी तथा मानव व्यवहार के पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वरीय नियम का बहिष्कार करते हुए राजनीति विज्ञान का आधार ही परिवर्तित कर दिया। मैकियावेली की प्रिंस वह सर्वप्रथम महान रचना थी जिसमें दैवीय और मानवीय दोनों तत्वों में स्पष्ट संघर्ष दिखलाई पड़ता है, और उसने पूर्ववर्ती नस्लों द्वारा अपनाई हुई प्राचीन शुक्तियों को यह समझकर छोड़ दिया कि सैद्धांतिक रूप से वे बुद्धिहीन व व्यवहारिक रूप से मार्ग भ्रष्ट करने वाली। मैकियावेली का मत था कि सभी देशों और कालों में मानव स्वभाव एक जैसा रहता है। वह लगभग एक ही प्रकार के उद्देश्यों से संचालित होता है और एक जैसी ही समस्याओं का उसे समाधान करना पड़ता है। यदि वर्तमान काल की समस्याओं का हमें समाधान करना है अथवा हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर पाना है, तो ये उचित है कि हम भूतकाल के इतिहास का गंभीर अनुशीलन करें और यह जानने की चेष्टा करें कि सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य ने भूतकाल में क्या किया और उसके क्या परिणाम निकले। मैकियावेली ने दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की जिसने उसका नाम राजदर्शन में अमर हो गया। एक था डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी, टिटूस लिविस और द प्रिंस। प्रथम ग्रंथ में मैकियावेली ने रोमन राजतंत्र के विषय में लिखा और तत्कालीन प्रवर्तकों के लिए कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत की।
प्रिंस ग्रंथ लॉरेंस को संबोधित किया गया था, जो कि ऑर्विनो का ड्यूक था। यह ग्रंथ उसकी सबसे प्रमुख कृति है, जिसे 1513 ईस्वी में लिखा गया, किंतु जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद अर्थात 1532 में। मैकावली का यह ग्रंथ वास्तव में युग परिवर्तक है। इसमें मध्यकालीन विचार प्रक्रिया के ढंग को त्याग कर नवीन ढंग को अपनाया गया। इस ग्रंथ में कुल 26 अध्याय है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मैकावली के कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो आता है कि मैकावली अपने युग के शिशु के रूप में, मैकावली एज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। आइए देखते हैं। मैकावली के चिंतन और उसके दर्शन पर उसकी युगीन परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव था। इसलिए राज दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान डनिक ने उसके विषय में लिखा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने काल का शिशु था। वैसे तो प्रत्येक विद्वान एवं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके विचार समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, किंतु मैकावली पर अपने युग का रंग कुछ विशेष चढ़ा हुआ था। उसे छोड़कर शायद ही कोई दूसरा राजनीतिक विद्वान हुआ हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया हो। उसने उन परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और उनके समाधान भी सुझाए। उसके प्रत्येक विचार अथवा सिद्धांत में हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की स्पष्ट झलक दिखाई देती। वे परिस्थितियाँ अथवा तत्व जिन्होंने मैकावली के राजनीतिक चिंतन का मार्गदर्शन किया और जिनके प्रभाव से वे अपने युग का शिशु कहलाता है, प्रमुख हैं। सबसे पहला है ज्ञान का पुनरुत्थान। मैकावली के समय में 2 शक्तियाँ साथ साथ कार्य कर रही थी। प्रथम शक्ति ज्ञान के पुनरुत्थान रेनेसा की थी और दूसरी धार्मिक सुधार और रिफॉर्मेशन की थी। पुनरुत्थान मध्यकालीन यूरोप का आधुनिक यूरोप में बदल देने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका आरंभ इटली में हुआ और 15वीं शताब्दी में यह अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। इसी कारण कभी कभी इसे इटालियन पुनरुत्थान भी कहते हैं। पुनरुत्थान के फलस्वरूप मनुष्य और विश्व के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसने लोगों के जीवन में एक नवीन चेतना, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों की भावना जगाई। आत्मा और परमात्मा के स्थान पर मानवीय संस्थाएं महत्व पाने लगी। मैकावली ने अपने लेखों और विचारों में पुनरुत्थान के भाव भरे। उसने व्यवहारिकता पर बल देते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसने चर्च और धर्म की जड़ों पर कठोर प्रहार किया और घोषित किया कि मानव स्वयं ही अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माता है। उसने अपने लेखों में कहीं 2 शक्तियों अथवा तलवारों के सिद्धांत, चर्च पिताओं की समितियां, पोप व सम्राट के पारस्परिक संबंधों और इसी प्रकार के मध्ययुग के अन्य विषयों की चर्चा नहीं की। एक सर्वथा नवीन युग में आ गए हैं। यद्यपि कोलंबस ने 1492 में दुनिया का पता लगाया, तो मैकावली ने 1523 में प्रिंस की रचना द्वारा राजनीतिक विचारों की नई दुनिया की खोज की। मैकावली का फ्लोरेंस उस समय पुनरुत्थान का प्रधान नगर और इटली की संस्कृति का माना हुआ केंद्र था। मैकावली के रग रग में फ्लोरेंस की संस्कृति व्याप्त थी। उसके व्यक्तित्व और विचारों में पुनरुत्थान की प्रतिछाया थी। इसी साहित्य की भावना से शक्ति पाकर एवं प्रेरित होकर उसकी स्वाभाविक प्रखर बुद्धि ने समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए और अनेक ऐसे समाधान निकाले जो उससे पूर्व की 12वीं शताब्दियों से सोचे गए हलों में इतने भिन्न थे कि मानवीय शताब्दियाँ कभी आई न। मैकावली ने राजनीति को धर्म, नैतिकता, आचार शास्त्र आदि से पृथक रखा। उसका मत था कि राजनीतिज्ञ को नैतिकता और धार्मिकता का अनुमोदन, स्पष्टीकरण और सिद्धांतों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पुनरुत्थान युग बोलता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है और उसे अपने जीवन तथा धन की सुरक्षा के लिए राजकीय संरक्षण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। राजनीतिक दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्तियों का क्षेत्र नहीं है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इस तरह मैकावली के चिंतन में पुनरुत्थान या पुनर्जागरण की विशेषताएं सम्मिलित है। दूसरा है राजतंत्र की पुनर्स्थापना। पुनरुत्थान काल में यूरोप में भारी राजनीतिक परिवर्तन हुए। जब मैकावली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था और शक्तिशाली शासकों ने सामंतों और उनकी प्रतिनिधि सभाओं का दमन करते हुए निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। आर्थिक परिवर्तनों ने भी मिश्रित सीमित राजतंत्र के मध्यकालीन विचार को समाप्त कर निरंकुशवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी राज्यों में सामंतों के हाथ से शक्तियां छीनकर राजाओं ने अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। वह युग राज्य और चर्च दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुश सत्ता का युग था, जिसने मैकियावेली के प्रिंस को बड़ा प्रभावित किया। उसकी इस रचना में निरंकुश तथा शक्तिशाली राजतंत्र का ही समर्थन है। तीसरा, इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली का संपूर्ण प्रदेश छोटी छोटी रियासतों व राज्यों में बटा हुआ था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में इन राज्यों का कुछ एकीकरण हुआ और इटली में केवल 5 राज्य स्थापित हो गए: नेपल्स राज्य, मिलान राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का गणराज्य। ये पांचों राज्य भी आपस में संघर्षरत रहते थे। इटली के इस राजनीतिक विभाजन और राज्यों के पारस्परिक संघर्ष ने देश को दुर्बल बना दिया था और वह आसानी से शक्तिशाली पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगा। फ्रांस और स्पेन की आंखें तो सदैव ही इन राज्यों पर लगी रहती थी कि कब मौका मिले और कब इन्हें समाप्त किया जाए। मैकियावेली विलक्षण अंतर्दृष्टि का धनी था। उसने समझ लिया कि इटली में यदि सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना न की गई तो फ्रांस और स्पेन उसे अड़प लेंगे अथवा वह उनके पारस्परिक संबंध की चक्की में उसी तरह पिस जाएगा जैसे गेहूं में घुन। अतः मैकियावेली ने चाहा कि संपूर्ण इटली को एकता के सूत्र में गूंथ दिया जाए और इसी तरह एक ऐसी शक्तिशाली सरकार स्थापित की जाए जो एक तरफ तो देश की अराजक स्थिति पर काबू पा सके और दूसरी ओर विदेशी आक्रमण से रक्षा अथवा विदेशियों के निष्कासन के दोहरे कर्तव्य को भी निभा सके। इसी उद्देश्य से अपने 3 महान ग्रंथ रखे: आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी तथा प्रिंस। इन ग्रंथों में यदि राज्य संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं हुआ, किंतु व्यवहारिक राजनीति में वास्तविक प्रयोगों का खूब वर्णन हुआ। चौथा है इटालियन समाज की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटालियन समाज में नीतिपरायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था। प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघने लगा था। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित से अनुचित काम करने को तैयार हो जाते थे। इस सामाजिक दुर्दशा का मैकियावेली के हृदय पर गंभीर प्रभाव पड़ा। देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति का पुजारी बना और उसने राष्ट्रीय सेना को आवश्यक बताया। उसने गणतंत्रीय शासन प्रणाली की सिफारिश न करते हुए इटली वासियों के लिए एक राजा और तानाशाह की दुखद आवश्यकता महसूस की और व्यवहारिक राजनीति को स्थान देते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य देश को सफल बनाना और उसे संगठित करना है, शांति स्थापित करना और विदेशी आक्रांताओं को मार भगाना है। इस महान और पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपना सकता है। शासक को चाहिए कि वह जनता पर प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करे। यद्यपि वह अपने काल में एकीकृत और स्वतंत्र इटली के स्वप्न का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सका, किंतु उसकी मृत्यु के 350 वर्ष बाद काउर, गैरिबाल्डी आदि ने उसके द्वारा प्रतिपादित साधनों के सहारे ही इस स्वप्न को साकार किया। इन सभी बातों को देखने पर डनिंग की इस युक्ति से सहमत होना पड़ता है कि प्रतिभावान फ्लोरेंस वासी मैकियावेली पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। थैंक यू।